बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कराची में बहुत ज़ोरदार किस्म की बारिश हुई है और बारिश में एक मरतबा फिर इंतज़ामिया का पोल खुल गया है। कराची में नॉर्मली वहाँ जो गवर्नमेंट है वो परवाह इस बात की करते नहीं है और वो इस बात को गिनती में नहीं लेते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से जिस तरीके से वो वहाँ पर इक़्तिदार में बैठे हैं, जैसे वो इंटीरियर सिंध में धांधली करते हैं, जिस तरीके से कराची के अंदर बड़े पैमाने पर हमेशा से धांधली होती रही है, चाहे वो MQM का दौर हो, चाहे आज पीपल्स पार्टी का दौर हो, तो बड़ी दो नंबरी हुई इस शहर के साथ। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शहर है, सबसे बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान को कमा के देने में सबसे कमाऊ पूत शहर है कराची, लेकिन इसके साथ लावारसों वाला सलूक किया जाता है। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि 2.5 करोड़ लोग रहते हैं इस शहर के अंदर। वो अगर अपना हक़ नहीं ले सकते तो वो बिल्कुल फिर मुस्तहिक हैं कि उनके ऊपर इस तरह के लोग मुसल्लत किए जाएँ। अगर कराची के लोग निकलें और अपना हक़ छीन लें तो फिर उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन कराची में एक खौफ है, एक परेशानी है, लोग जो हैं वो नफ्सा नफसी के आलम में रहते हैं। कीड़े मकोड़ों से बदतर ज़िंदगी कई इलाकों में लोग गुजार रहे हैं। अभी मलीर के अंदर जो सूरत हाल है, वहाँ पे सैलाब आ चुका है, हर तरफ से पानी आ रहा है, जितनी नदियाँ हैं वो सारी ओवरफ्लो हो रही हैं। एक डैम है ऊपर के एरिया में, वो डैम भी, उसका नाम अभी यहाँ में पढ़ रहा था, हाँ ये डैम है थड्डू डैम, ये ओवरफ्लो हो गया है और एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। तो कराची में बैड गवर्नेंस एक के बाद एक मसाइल पैदा करती है और ये अब से नहीं हो रहे, ये हम गुज़िश्ता एक दहाई से देख रहे हैं कि जब भी, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, 15-1 साल से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने के बाद से, कि कराची शहर में ज़रा बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है और ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत इस शहर को डुबोया जाता है। जितने भी पानी के रास्ते थे कराची में भी यही हुआ, वहाँ पर चाइना कटिंग कर दी गई, नालों के ऊपर जो है वो तामीरात कर दी गई और फिर कराची का पूरा नक्शा बदल दिया गया। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ और अब पूरा कराची जो है वो नतीजा भुगत रहा है। कराची के लोग अपने हक़ के लिए निकले नहीं, कभी तकड़े तरीके से अपने हक़ के लिए अगर निकलें तो इस माफिया से कराची के लोग जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन हालात आपके सामने है। जबकि पंजाब में जो हुकूमत है उसकी हिकमत अमली का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इन्होंने खैमा बस्ती लगाई कि यहाँ पर हम लोगों को रखेंगे। अच्छा, हुकूमती खैमा बस्तियों के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है और वो लगातार आ रहा है। हुकूमत खैमा बस्ती लगाती है टिकटॉक बनाने के लिए। ये सरकार आएगी, जो ख़वातीन आएंगी जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें बिठाया गया है, वो आएंगी, आकर अपने टिकटॉक्स बनाएंगी और वो चली जाएंगी, या DC आएगा, AC आएगा, ये लोग अपने टिकटॉक्स बनाएंगे और चले जाएंगे। तो एक आर्जी किस्म की एक खैमा बस्ती लगाई जाती है, उसके अंदर लोगों को लाकर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ टिकटॉक मुकम्मल हो जाते हैं तो वहाँ खाना देना बंद कर देते हैं। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि लोग वहाँ से वो जगह छोड़ देते हैं और जो लोग वहाँ मौजूद रहते हैं वो बेचारे खाने का बंदोबस्त कहीं और से करते हैं। कई सरकारी कैंप्स ऐसे हैं जहाँ पे खाना प्राइवेट NGOs दे रही हैं और उन्हें मना किया गया है कि आपने अपना लोगो इस्तेमाल नहीं करना, अपना मोनोग्राम इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपना बैनर या पोस्टर नहीं लगाना, आप पंजाब सरकार के खाते में इसको डालें। अब ऐसी नाकस मनसूबाबंदी इन्होंने की है कि चंद जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है और विजुअल्स बाकायदा हमने देखे सोशल मीडिया पे कि जहां खैमा बस्तियां हुकूमत ने लगाई वहां पे भी पानी भर गया। यानी आप महफूज जगह पे, महफूज मकाम पे लगाते हैं ताकि ये एरिया महफूज रहेगा, लोगों को हम यहाँ पे लाकर रखेंगे, लेकिन वो एरिया भी जो है वो रहने के काबिल नहीं है। साइंसी बुनियादों पर जो इंतज़ामी फ़ैसले हैं वो करने की काबिलियत नहीं है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें। और हुकूमत तो बिल्कुल ही आपको पता है फारिग लोग हैं, नकम्मे लोग हैं, इनको लाके इक़्तिदार में बिठा दिया गया। इनके फरिश्तों को भी इस मरतबा उम्मीद नहीं थी कि इन्हें हुकूमत मिल सकती है, लेकिन हुकूमत में लाके इनको बिठा दिया गया। अब इस सैलाब के नतीजे में और उसके साथ आप प्लस कर लें ये बैड गवर्नेंस, इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है और एक बड़ा तूफ़ान महंगाई का आने वाला है। आटे की कीमत जो है वो दुगनी हो गई है ऑलमोस्ट। गंदम जो किसान बेच रहा था 2000 में, आज मेरे एक दोस्त बता रहे थे वो 4000 से भी ज़्यादा महंगी हो गई है और कुछ जगह पे 5000 रिपोर्ट हुई है। चले, मैं 5000 पे तो मुझे यकीन ही नहीं आया जो उन्होंने बात की, ये कन्फर्मेशन मैं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ये रेट था जनूबी पंजाब में कि गंदम 5000 रुपये मन भी बिकी है। अब अगर 4000 रुपये भी बिक रही है तो ये डबल कीमत पे बिक रही है, तो रोटी भी महंगी होगी और होना शुरू हो गई है, आटा भी महंगा होगा जो होना शुरू हो गया है, डबल कीमत के करीब तो पहुँच रहा है। और उसके बाद आपकी जितनी भी सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। वजह यह है कि जहाँ जहाँ सब्जियां लगी थी ये बड़ी
पेरिशेबल आइटम होती है। पेरिशेबल कहते हैं जो फौरी तौर पे ख़राब हो जाती है, गल सड़ जाती है। इसको ज़्यादा देर आप स्टोर नहीं कर सकते। सब्जियों को, टमाटरों को, बाकी चीज़ों को आप रखते हैं ना ऐसे, फलों को, तो ये थोड़ी दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं। आपने इनको फ़ौरन मार्केट में निकालना होता है, लंबे अरसे तक आप इनको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत बुरी तरह तबाह हुई हैं और सब्जियों का जितना नुकसान हुआ है तो वो कीमतें बढ़ गई हैं। हुकूमत की कोई प्लानिंग तो थी नहीं, तो गंदम में भी यही किया, चीनी में भी यही किया, और अब दोनों चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, बल्कि बाकी जो खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से एक शिकायत है और बड़ी संजीदा शिकायत है। ये हुकूमत पंजाब को और वफाकी हुकूमत को इस मामले को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। अव्वल तो ये जाली हुकूमतें हैं, लेकिन इन्हीं के पास जाली मैंडेट है ना, इन्हीं को लाकर बैठाया गया है। तो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की सप्लाई बंद की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत हो रही है तो वहाँ पे भी कीमत बढ़ रही है। अब वो ये कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के फजल इलाही साहब ये स्टेटमेंट दे रहे थे ऐवान में खड़े होकर कि हमें बिजली और गैस बंद कर देनी चाहिए अगर हमें आटे की सप्लाई ना की गई तो। देखिए होता गया, पंजाब में मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे फसलें ज़्यादा होती हैं और जो दरियाओं का पानी है, जो ज़्यादा दरिया खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से आते हैं या कश्मीर के इलाकों से आते हैं, वो सारे मैदानी इलाकों में आते हैं। अब पानी ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पे बहुत सारी फसलें होती हैं पंजाब में और सिंध में, लिहाजा जो ऊपर पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें गंदम की सप्लाई हो जाएगी, कुछ और चीज़ों की जो उन्हें ज़रूरत है मैदानी इलाकों की वो सप्लाई हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में जो फल होता है वो उसकी सप्लाई मैदानी इलाकों में की जाती है, जबकि वाटर रिसोर्सेज जो है वो ऊपर पहाड़ों पे, तो बिजली वहाँ बनती है, गैस के ज़खायर वहाँ पे हैं, बलूचिस्तान में, छोटे सूबों में है, तो वो वहाँ से मैदानी इलाकों में या पंजाब में और सिंध में पहुँचता है ये माल। अब वो ये कह रहे हैं कि हम गैस भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, हमारे फल भी जा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी जा रही हैं, पानी भी जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी आटे की सप्लाई बंद कर दी जाए। तो उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी ज़रूरत है। लेकिन मैंने देखा कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ये पंजाब हुकूमत ज़रा बहुत अजीब तरीके से सोचती है और ये यानी तासुब ऐसा लगता है कि एक है इनके अंदर सूबों के ख़िलाफ़, और वो दिखाई देता है बार बार। बाद औक़ात ये ताने भी देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक वाक़या हो जाए तो पूरा पंजाब इस काम पे लग जाता है कि टूरिज़्म पे आप वहाँ ना जाएं। इनके अपने चुने हुए सहाफ़ी ये काम कर रहे होते हैं। बहुत अजीब काम है ना ये, आप नफ़रत नहीं फैला सकते लेकिन वहाँ फैलाई जाती है। तो ये इनकी हिकमत अमली है और उसके नतीजे में अब आटे की सप्लाई बंद है खैबर पख्तूनख्वा में और वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं। वो कहते हैं जी फिर हमें भी बिजली और गैस बंद कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये पैदा हो गए हैं कि हफीज़ पाशा साहब एक सीनियर जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये बात की कि 50% से ज़्यादा हो जाएगी गुर्बत की शरह पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो गुर्बत की शरह बताते हैं ना, ये गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, वो रोटी के लिए तरस रहे हैं जो लोग। तो पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा इस सैलाब के बाद गुर्बत की लकीर से नीचे लोग चले जाएंगे। ये हालात पैदा हो गए और ये हालात इनकी नाअहली की वजह से पैदा हुए। 44% तक तो इन्होंने खुद पहुंचा दिए थे, फ्लड आ गया, इनकी नाअहली की वजह से और नीचे जाएगा पाकिस्तान। और जो 50% के अलावा है वो बहुत खुशहाल नहीं है, चंद फीसद लोगों को निकाल के। मिडिल क्लास रुल गई है, लोअर मिडिल क्लास वो भी रुल गई है, अपर मिडिल क्लास जो है उसकी भी क़ुव्वत खरीद मुतासर हो गई है। ये सिर्फ अलीट जो है वो इस वक्त सर्वाइव कर रही है, या अपर मिडिल क्लास जो है वो कुछ हद तक सर्वाइव कर रही है, बाकी तो परेशानी है। अब हालात ये हैं कि जो चावलों की फसल पाकिस्तान की तबाह हुई है, उससे पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आएगी, जो चावल पाकिस्तान बाहर भेजता है वो $3 अरब है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर टेक्सटाइल के अंदर जो पाकिस्तान को नुकसान होगा कपास की वजह से, जो फसल हमारी तबाह हो गई, वो लगभग $2 से $3 अरब का है। और इसके अलावा ये बताते हैं कि बाहर से आपको कपास मंगवानी पड़ेगी जिसको आप अपनी टेक्सटाइल में इस्तेमाल करेंगे, तो उसका आपको इंपोर्ट बिल पड़ेगा। तो ये सारा मिला के $7 अरब का चावल और कपास में सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि 12.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी होगी आने वाले दिनों में, ये हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं। तो नादरीन, ये है अभी पाकिस्तान की सूरत हाल और यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान को पहुँचा दिया। आमिर मतीन साहब ने यहाँ पे एक ट्वीट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं असली सैलाब तो इस सैलाब के बाद आएगा। तबाह हो गया किसान, जिसकी वजह से तबाह हो गई है मईशत भी। हाकिमों को अंदाज़ा ही नहीं है कि इसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है। और ये गुस्सा और नुकसान किसी दूर दराज छोटे कमज़ोर सूबों में नहीं हो रहा, ये पंजाब है,
सेंट्रल और मशरकी पंजाब यानी 5-7 करोड़ लोग जो मुतासिर हुए हैं। 5 दरियाओं की धरती जिसको सदियों से भूख नंग का तजर्बा नहीं था, जिसका 70% लुट चुका है, 60% चावल तबाह, 30% कपास, 35% गन्ना, सब्जियां सैलाब में बह गई और मवेशी भी बह गए या मर गए और इनके पास चारा नहीं है। शहर भी डूब गए हैं। गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कसूर सारे शहर पानी में। अब क्या होगा? 5 दरियाओं को धरती ने ऐसी आफत 100 साल में शायद कभी ना देखी हो। चाहे ये कुदरत हो, मगर दोषी तो हुक्मरान ठहराए जाते हैं। कसूर हमेशा उसका होता है जो हुक्मरान हो। शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, ये लावा पक रहा है, इसके बाद सब कुछ महंगा होगा। सब्जियां और अजनास 30 से 50% महंगे हो जाएंगे। अभी हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं। किसान लुट गए हैं खेती से और शहरी लुट जाएंगे महंगाई से। बड़ी खौफनाक उन्होंने एक सूरत-ए-हाल बताई है और ये गुस्सा कैसे निकलेगा, ज़रा इसके बारे में सोचें। आगे क्या होने जा रहा है। ये आमिर मतीन साहब के अल्फाज हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं और वो नॉर्मली इतनी सख्त बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने खुलकर बताया कि ये टिकटॉक से ये बला नहीं टलेगी और आपके लिए मुसीबतें बन जाएंगी। आपको जो काम करना था वो आप नहीं कर रहे। खुदारा टिकटॉक से जान छुड़ा लें। लाखों लोग और मवेशी मर रहे हैं। ऐसा 1000 साल में नहीं हुआ। इनकी मदद करें और अपनी ब्यूरोक्रेसी के सहारे ना रहें। तो ये जनाब आमिर मतीन साहब ने इनको नसीहत की है, लेकिन नसीहत पे ये अमल दरामद तो कम ही करते हैं क्योंकि मैंडेट नहीं है इनके पास अवाम का, ना ये अवाम के सामने जवाब दें। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ जेल से, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई उनके वकला के साथ। तो वो जो अंदर बातचीत इमरान खान साहब ने की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई। अब क्योंकि इमरान खान की बहन नहीं मिली तो आसिम मुनीर का नाम आपको इस ट्वीट में नहीं मिलेगा। मैंने तो अभी नहीं देखा। दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद इखलाकियात पर होती है, ये इमरान खान साहब कहते हैं, जबकि पाकिस्तान का इखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी इखलाकियात है, लेकिन आसिम ला के तहत मौजूदा निज़ाम में इखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये नाम आ गया जी आसिम मुनीर साहब का। कुरान पाक में बारहा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फ़र्ज़ बनता है कि हक़ के साथ और बातिल के खिलाफ डट जाए। मौजूदा निज़ाम जुल्म और इखलाकी गिरावट की वजह जिस डगर पर चल निकला है, इसका खात्मा यकीनन इसी निज़ाम की तबाही पर ही होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, फतह आपकी ही होगी। अफ़गानिस्तान ना सिर्फ देरीना साथी है बल्कि बरादर इस्लामी मुल्क है। ऐसे में पूरी कौम और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफ़गानिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें और जिस कदर मुमकिन हो उन्हें इमदाद फराहम करें। अली अमीन को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए। तारीख से सबक सीखें। सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ेंगे। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हमारे बिलियन ट्री मनसूबे की अहमियत और ज़रूरत का एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज़ा हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने मेरे विजन की रोशनी में बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़ किया, जिसको बोरिस जॉनसन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत आलमी सतह पर शानदार पजीराई मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूँ कि 10 बिलियन ट्री मुहिम पर असर नौ तवज्जो मरकूज़ करें। सोशल मीडिया भी इस ज़मन में आगाही मुहिम का आगाज़ करे ताकि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाली तबाही के खिलाफ ढाल बन सकें। इमरान खान साहब के ट्वीट का दूसरा हिस्सा, तमाम मजहबी तालीमात, मुआशरती इक़दार और इखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ जिस तरह मेरी अहलिया पर जुल्म किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। इन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके। लेकिन मैं बुशरा बीबी को खसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तर मसाइब और सऊबतें भी उनके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकीं और वो मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफाशार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डट कर खड़ी हैं। और आखिरी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट का हिस्सा है उन्होंने मुराद सईद के बारे में बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से है और हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा था, है और रहेगा। इसके बारे में क़यास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। वो मेरी हदायत पर ही अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूख ज़राए से इतलात मिली थी कि उसकी जान को शदीद ख़तरात हैं। मुझे ये भी इतलात हैं कि इसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे खिलाफ बतौर गवाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौका पर मेरी हदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया है। ये जनाब इमरान खान साहब ने बात की है मुराद सईद के बारे में।